हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एमपीपीएससी मेंस 2025 को टारगेट करके हमने कुछ क्लासेस आपको प्रोवाइड कराने का वादा किया है, और उसी की श्रेणी में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। आप जिस भी नाम से इसको जानते हैं, इस सब्जेक्ट को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, या एंटरप्रेन्योरशिप आप इसको कह सकते हैं। एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बेसिकली कॉमर्स वाले बच्चों को पढ़ाया जाता था। आप लोगों ने अगर ग्रेजुएशन की होगी तो ग्रेजुएशन में जो आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट हैं, उस मैंडेटरी सब्जेक्ट में सेकेंड ईयर में आपको उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ने को मिला हो। अब इसको हमने पीसीएस के सिलेबस में शामिल कर दिया है, हम मतलब सॉरी कमीशन ने। और कमीशन ने पीसीएस के सिलेबस में शामिल क्यों किया है, उसके पीछे कई सारी वजह हैं। उन वजहों पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन हम स्वागत करते हैं आपका एक बहुत ही शानदार क्लास में। और ये शानदार क्लास आपकी है उद्यमिता की। हम आज इसके परिचय एवं विकास पे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इस सब्जेक्ट की शुरुआत हुई। ये कहाँ पे हमको काम आएगा सर? एमपीपीएससी मेंस का जो पेपर 4 है, इस पेपर 4 का जो पार्ट बी है, इस पार्ट बी में आपको हेल्प करेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को लेकर बहुत सारी मिथ और बहुत सारी पूर्व धारणाएं हमने बना ली हैं। तो कोई भी मिथ और कोई भी पूर्व धारणा आपको यहाँ पे नहीं बनानी है। हम शुरुआत कर रहे हैं यूनिट 1 से ही, तो देख लेते हैं यूनिट 1 का सिलेबस क्या कहता है। हम इतनी सारी चीज़ों को यहाँ पे समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक है उद्यमिता की अवधारणा एवं महत्व। हम इसको पूरा डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे कि कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, और उसके बाद इसकी जो बाद की चीज़ें हैं जैसे सिम्टम्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता के लक्षण, सिद्धांत, विशेषताएं एवं नवाचार, ये नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा। पहले हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है भाई, समझने की कोशिश करना। आप इस सब्जेक्ट को जब पढ़ रहे हैं, तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले एक बात को समझने की कोशिश करें कि जो उद्यमिता है, इस उद्यमिता का आशय क्या होता है। अगर आप इस शब्द को समझ जाते हैं, उद्यमिता का जो आशय है, एंटरप्रेन्योरशिप, मैं इसको शॉर्ट में ही लिख दूंगा क्योंकि बड़ी स्पेलिंग है। उद्यमिता का जो आशय है, आप इसको एक बार समझें और इसमें दो शब्दों को और समझें। एक है उद्यमी, एक है उद्यम। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है उद्यमी। उद्यमी, ठीक है। इस उद्यमी को समझें। एंटरप्रेन्योर हम जिसको बोलते हैं, आई एम अ एंटरप्रेन्योर। आजकल आपने एक शब्द बहुत सुना होगा कि हम तो एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। और एंटरप्रेन्योर का मतलब होता क्या है, उद्यमी है कौन, आप इसको समझें। देखो, हमारे लाइफ में सरवाइव करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सोर्स ऑफ अर्निंग। अगर मैं इस शब्द को बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करूं, तो आप ऐसे समझें, ये जो पूरी कहानी है ये लाइफ से शुरू होती है। इसकी शुरुआत जीवन से होती है। और जीवन में हमको सरवाइव करने के लिए, अगर मुझे लाइफ में सर्वाइवल चाहिए, तो सर्वाइवल के लिए जो अर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरीके से वह अर्निंग हो सकती है। मेरे पास आय का कोई ना कोई स्रोत होना चाहिए। अब आय के स्रोत के जनरली दो फेमस तरीके हमको देखने को मिले हैं। हमारे यहाँ पे दो परंपरागत चीजें चलती आई हैं। एक हम लोग बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, है ना। एक हम लोग बात करते हैं एम्प्लॉय की, कि भाई कोई एम्प्लॉय है, किसी व्यक्ति को हमने रोजगार दे दिया है। सॉरी, मैं इसको एम्प्लॉयमेंट लिख देता हूँ। किसी व्यक्ति को आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट दे दिया है, रोजगार मिल चुका है। अब ये रोजगार एक जॉब होगी, वह जॉब कर रहा है। जॉब का जो टाइप हो सकता है वह कुछ भी हो सकता है। कि एक व्यक्ति के द्वारा अपनी लाइफ की सर्वाइवल के लिए उसने रोजगार को चुना, और रोजगार में आप इसे जॉब कहते हैं। जॉब कुछ भी हो सकती है। एक गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, एक प्राइवेट जॉब हो सकती है। हम कोई सरकारी नौकरी कर सकते हैं, हम कोई प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। बहुत सारे लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, क्योंकि लाइफ में सर्वाइवल सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर मुझे अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीना है, तो आय की कोई स्रोत होना चाहिए। उसका तरीका कुछ भी हो सकता है, माध्यम कुछ भी हो सकता है, इलीगल ना हो बस। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है सर? हम सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं। हम यहाँ पे सेल्फ रिलायंस हो सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं। अब इस आत्मनिर्भरता के भी कुछ तरीके हैं।
कि भाई हम किसी के यहाँ पर रोजगार नहीं कर रहे हैं, हम तो आत्मनिर्भर हैं। अब इस आत्मनिर्भर में 2 चीज़ें आती हैं। एक हमको देखने को मिलेगा परंपरागत, ठीक है? परंपरागत, ट्रेडिशनल आप जिसको कह देते हैं, और एक हमको नया देखने को मिलेगा। तो एक तरीका है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल तरीके की जब भी हम लोग बात करते हैं, तो इसमें हमने शामिल किया है किसको? कृषि को। कि भाई आपके पास अगर फार्मिंग है, तो आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, और कृषि अगर आप कर रहे हैं तो ये ट्रेडिशनल है, पारंपरिक तरीका है। यहीं से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई कि हमने जमीन को उपयोगी बनाया और उसमें खेती करना शुरू कर दिया, कृषि करना शुरू कर दिया। और दूसरा तरीका ये है कि आप कुछ व्यापार करना शुरू कर दें। व्यापार, तो लोगों ने व्यापार करना शुरू किया, ट्रेड करना शुरू किया कि भाई जो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, इन प्रोड्यूस की गई चीज़ों को हम ट्रेड करेंगे, हम इनको व्यापार करेंगे। और कृषि के साथ में जैसे हैंडीक्राफ्ट वगैरह हमको देखने को मिला कि ट्रेडिशनल काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन एक शब्द आपने सुना होगा कि किसी भी उद्योग को स्टार्ट करना, उद्योग, किसी इंडस्ट्री को शुरू करना, और इंडस्ट्री को शुरू करने का सीधा सा तात्पर्य है बच्चे किससे? उद्यमिता से। कि हमने ना तो रोजगार को चुना, मतलब जॉब को चुना, वह सरकार की जॉब हो सकती है, प्राइवेट जॉब हो सकती है, ना हमने पारंपरिक तरीके जो हैं कृषि को चुना, या जो व्यापार हमारे पहले से चले आ रहे थे कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाके सेल करना और पैसा कमाना। हमने एक इंडस्ट्री शुरू करने के बारे में सोची, और जो खुद की इंडस्ट्री होगी। इंडस्ट्री का मतलब बेटा यहाँ पर ये है कि हम कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नया नया उत्पाद बनाना, नया उत्पाद बनाना, कि प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ ऑफ न्यू थिंग। हम कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और नया बनाना जो है, यही उद्यम है, यही उद्यम है। और इसको करने वाला जो व्यक्ति है, वह उद्यमी है, और ये जो पूरी प्रोसेस है, ये प्रोसेस उद्यमिता कहलाती है। तो उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप एक सब्जेक्ट है वेयर वी स्टडी अबाउट दी एंटरप्रेन्योर। हम एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ते हैं, हम एंटरप्रेन्योरशिप को पढ़ते हैं, और उसके सारे के सारे जो कंपोनेंट हैं, उन सब की स्टडी यहाँ पे की जाती है। अगर एक सिंपल शब्द में आप इसको समझाने की कोशिश करें, तो उद्यमिता इज अ ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता में हम लोग उद्यमिता के बारे में पढ़ते हैं, उद्यम को कैसे शुरू किया जाए, उद्यम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये सारी की सारी चीजें हम एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ते हैं। इस बात को ध्यान रखना। हालांकि एंटरप्रेन्योरशिप एक नया शब्द है, इसकी शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी। प्राचीन काल में जो एंटरप्रेन्योरशिप शब्द है, ये सामान्यतः यूज किया जाता था। अगर मैं शब्द के प्रयोग की आपसे कोई बात करूं, तो बेटा एक बार समझने की कोशिश करना कि हमारे जीवन में जो लाइफ है, इस लाइफ के सर्वाइवल के लिए हमें क्या चाहिए? अर्निंग चाहिए, आय। आय का जो स्रोत हो सकता है, वो एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, रोजगार। रोजगार में हमको जॉब मिलेगी, और यह गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरीके से हो सकती है। हमने गवर्नमेंट जॉब को नहीं चुना, हमने प्राइवेट जॉब को नहीं चुना, हमने परंपरागत तरीके को नहीं चुना, हमने कुछ नया बनाने की कोशिश की। जब कुछ हम नया करने की कोशिश करते हैं, कोई उत्पाद बनाने की कोशिश करते हैं, वह प्रक्रिया कहलाती है उद्यम। उसको करने वाला जो व्यक्ति है, वो उद्यमी कहलाता है। इसके बहुत सारे तत्व होते हैं कि उद्यमी कुछ बनाता है, कुछ प्रोड्यूस इसके द्वारा किया जाता है, वो उद्यमी कहलाएगा। और ये पूरी प्रोसेस को हम लोग कहाँ पे पढ़ रहे होते हैं? उद्यमिता के अंतर्गत पढ़ते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत पढ़ते हैं। आई होप कि एक बेसिक शब्द आपको क्लियर हो गया होगा कि उद्यमिता जो शब्द है, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ये हमारे रोजगार से ही संबंधित है कि हमने खुद कुछ का, मतलब कुछ खुद का करने की कोशिश की, जो लोग कर रहे थे उस तरीके से हटके कुछ नया। जैसे आजकल सब कहते हैं मैं तो एंटरप्रेन्योर बनूंगा, कुछ नया स्टार्ट करूंगा, अपना बिजनेस शुरू करूंगा। वो कोई भी बिजनेस हो सकता है, आपका वो कैफे हो सकता है, आप रेस्टोरेंट, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी नया प्रोड्यूस करने की कोशिश कीजिए, लीक से हटकर, वह उद्यम कहलाएगा, और उसको करने वाला व्यक्ति उद्यमी। और ये सारी की सारी प्रोसेस एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। आई होप कि बेसिक जो टर्म है आपको क्लियर हुई होगी बहुत अच्छे तरीके से। अब इसमें हमने 2-3 चीज़ों के बारे में जाना। क्या जाना बच्चे? एक शब्द आपने यहाँ पे सीख लिया। अगर मैं शब्दावली की आपसे बात करूँ कि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है? अभी तक की अगर हम टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करें,
तो इसमें 2-3 चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। पहला है उद्यम। उद्यम शब्द अगर आपसे कोई पूछेगा कि उद्यम क्या है? उद्यम, तो आप अब उद्यम को बता सकते हैं कि उद्यम का सीधा-सा आशय है कुछ नया नया बनाने की प्रक्रिया। नया बनाने की जो प्रक्रिया है वह उद्यम कहलाती है। नया क्या बनाएँगे? हम उत्पाद बनाएँगे, हम हम प्रोडक्ट बनाएँगे। तो कोई भी न्यू न्यू प्रोडक्ट 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 मेकिंग या प्रोड्यूस करना, ये क्या कहलाता है? उद्यम कहलाता है। करने वाला जो व्यक्ति है, जो एक शब्द होता है उद्यमी। उद्यमी उद्यमी से आशय क्या है? एंटरप्रेन्योर से आशय क्या है कि कौन एंटरप्रेन्योर होगा? उद्यमी से आशय है ऐसा व्यक्ति जो नया उद्यम स्टार्ट करने का साहस लेता है। नया नया उद्यम उद्यम बनाने का बनाने का साहस करता है। साहस साहस वन हूँ वन हूँ वन हूँ वन हूँ हैव करेज 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 टू स्टार्ट स्टार्ट न्यू बिजनेस। कुछ भी जो नया स्टार्ट करने की क्षमता रखता है या रिस्क ले सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर जोखिम उठाने की क्षमता होती है। जोखिम 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 को को धारण करने वाला व्यक्ति, धारण करने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति वन हु कैन वन हु कैन टेक रिस्क टेक रिस्क, ऐसा व्यक्ति जो रिस्क धारण कर सकता है। जैसे मान लो मैं कोई नया वेंचर स्टार्ट करता हूं, तो किसी भी वेंचर को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी उद्यम को स्टार्ट करने के लिए उसके कुछ बेसिक्स हैं। क्या बेसिक्स हैं? आप इसको समझने की कोशिश करना कि मुझे कोई भी उद्यम स्टार्ट करना है, कोई भी उद्यम मुझे स्टार्ट करना है, ठीक है, हम कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, इसके कुछ बेसिक तत्व हैं। बेसिक क्या है? देखो, सबसे पहले बच्चे हमको यहाँ पे क्या चाहिए कि आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। आइडिया आइडिया आप इसको थॉट कह सकते हैं कि एक थॉट हो, एक विचार हो कि भाई मैं करना क्या चाहता हूँ, विचार। इसी के साथ में फिर हमारे पास लैंड होनी चाहिए। लैंड, जमीन चाहिए, क्योंकि उद्यम को स्टार्ट करने के लिए लैंड की बहुत आवश्यकता होती है। लैंड के साथ में हमको चाहिए रॉ मटेरियल। किसकी आवश्यकता है बेटा? रॉ मटेरियल, जिसे आप लोग कच्चा माल कहते हैं। कच्चा माल, कच्चा माल अगर आपके पास है तो फिर हमको चाहिए लेबर। लेबर लेबर की भी नीड है सर, लेबर ऑल्सो रिक्वायर्ड। लेबर चाहिए हम लोगों को, ठीक है। लेबर को आप लोग कह सकते हैं कि हमको श्रम चाहिए, श्रम। और श्रम में भी एक दिक्कत है कि स्किल्ड लेबर की नीड होती है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो जो योग्य हो, उसकी हमको आवश्यकता होगी। और लेबर के साथ में फिर यहाँ नीड है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी या इसे आप लोग कहते हैं तकनीक। ये सारी चीजें होने के साथ में, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे फिनांस नहीं लिखा क्या? हाँ, हम पैसा लिख देते हैं। यहाँ हमको चाहिए बेटा क्या? धन। धन की आवश्यकता है, वेल्थ आपको चाहिए। अगर वेल्थ आपके पास है तो आप किसी भी उद्यम को स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें होने के साथ में, ये सब कुछ होने के साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। मेरे पास जोखिम धारण करने की क्षमता होना चाहिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको लिख लें कि रिस्क रिस्क टेकिंग टेकिंग कैपेसिटी। अगर मैं जोखिम को धारण कर पा रहा हूं, तब जाकर मैं अपने आप को एक उद्यमी कहला सकता हूं। अगर धारण नहीं कर रहा हूं तो उद्यमी नहीं है। जोखिम धारण धारण करने की क्षमता। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं। देखो, जियो की जब शुरुआत हुई तो सब लोगों ने इसको बहुत क्रिटिसाइज किया। क्या भारत में सिर्फ मुकेश अंबानी के पास पैसा था? क्या भारत में सिर्फ मुकेश अंबानी के पास रिसोर्सेज थे? ऐसा नहीं था, सबके पास रिसोर्सेज थे। लेकिन जियो को लाने का जो मॉड्यूल था कि हम स्टार्टिंग के 6 महीने लोगों को फ्री इंटरनेट देंगे, और फ्री इंटरनेट देने के बाद फिर हम इसका एक मिनिमम चार्ज लेंगे। ये
जो डिसीजन है वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। आज तो जियो सक्सेसफुल है, एग्जाम्पल के तौर पे समझ के देखिए कि 6 महीने के बाद जियो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, प्रॉपर प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, तो जियो कितने लॉस में जाता। तो वो लॉस उठाने की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ मुकेश अंबानी ने दिखाई। तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जिसके अंदर होगी, एक्चुअल में उद्यमी वही व्यक्ति कहलाता है। अगर आप किसी को एंटरप्रेन्योर कहना चाहते हैं तो एंटरप्रेन्योर ओनली you can say person who has the maximum capacity to bear risk. If you don't have the capacity to bear risk, you will never be an entrepreneur. अगर आपके पास क्षमता नहीं है रिस्क को धारण करने की, आप जीवन में कभी भी उद्यमी नहीं बन पाएंगे। तो उद्यम को स्टार्ट करने के लिए बहुत कुछ चाहिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बेटा क्या है? रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, जोखिम को धारण करने की क्षमता। तो किसी भी उद्यम को शुरू करने के लिए कौन कौन सी आवश्यक तत्वों की आवश्यकता है, आप उसमें इस चीज को जरूर याद रखना। और अगर आपसे कोई पूछे कि उद्यमी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर, तो विच इज रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, कौन कितनी जोखिम को धारण कर सकता है। देखो, लैंड मुझे रेंट पे मिल सकती है, पैसा मुझे लोन मिल जाएगा। अगर पैसा मिल चुका है तो रॉ मटेरियल, लेबर, टेक्नोलॉजी, मैं सब कुछ इकट्ठा कर सकता हूँ। लेकिन वो कैपेसिटी कहाँ से लेकर आऊँगा? जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, वो किसी भी व्यक्ति को उद्यमी बनाती है, एंटरप्रेन्योर बनाती है। तो ध्यान रखना, एंटरप्रेन्योरशिप को जब आप पढ़ते हैं या एंटरप्रेन्योर को जब आप पढ़ेंगे, वो कुछ और नहीं है, वो एक एक डिसीजन है जो किसी व्यक्ति को कुछ बनाने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, और वो क्षमता विकसित करता है जिससे वह रिस्क ले पाता है। तो हमने कुछ चीज़ों को यहाँ पे समझने की कोशिश की है, प्लीज़ ज़रा आप इनको समझना कि उद्यमिता क्या है, उद्यम क्या है, उद्यमी कौन कहलाता है, और ये जो सारी की सारी जो प्रोसेस है, ये सारी की सारी प्रोसेस को हम उद्यमिता के नाम से जानते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से जानते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से आप इसको जानते हैं। यह पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है जिसका यहाँ पे अध्ययन किया जा रहा है। इसकी आवश्यकता क्यों है, ये आपको क्लियर हो चुका है। अब हम इसकी शुरुआत की बात करते हैं कि कहाँ से यह शुरू हुआ। अगर हम इसकी बिगिनिंग की बात करें, स्टार्टिंग की बात करें कि प्रारंभ कैसे होता है बच्चे, तो ऐसा नहीं है कि यह अभी आया है, अभी नहीं आया बच्चे। इसके प्रारंभ की जब आप बात करेंगे, शुरुआत की बात करेंगे, तो हमको दो चीज़ों को पढ़ना होता है। दो चीज़ें, एक हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन काल को, एंशियंट पीरियड में किस तरीके से उद्यमिता का प्रयोग किया जाता था। एंशियंट एंशियंट पीरियड पीरियड या आप इसको लिख सकते हैं प्राचीन प्राचीन काल काल। और अगला हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा मॉडर्न टाइम, जो आधुनिक एरा है, इस आधुनिक एरा को, ठीक है, आधुनिक मॉडर्न पीरियड। और मॉडर्न पीरियड को हम हिंदी में कहते हैं आधुनिक एरा। इस आधुनिक एरा की शुरुआत तो आप सब लोग जानते हैं कि कहाँ से शुरू हुई होगी बच्चे। सबको पता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे ही हुआ, औद्योगिक क्रांति जैसे ही होती है, इस औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप इन सारी चीज़ों की शुरुआत हमको देखने को मिलेगी। इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन ठीक है, औद्योगिक क्रांति। ये कब की है सर? 1600 सेंचुरी में। हालांकि ये जो शब्द है, ये जो शब्द है, ये जो टर्म है उद्यमिता, इसकी शुरुआत हमको 15 सेंचुरी में देखने को मिल जाती है। 15वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत हो जाती है। लेकिन ये फेमस कब होता है? ये फेमस होता है 18 सेंचुरी में। इस शब्द को फेमस किया जाता है 18 सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में। इस सब को हम पढ़ेंगे। और यहाँ उद्यमशीलता जो है, या यहाँ पर जो उद्यमिता है, इस उद्यमिता का आशय होता है कि आप कुछ अपना स्टार्ट कर रहे हैं, कोई इनिशिएटिव लेना, इनिशिएटिव इनिशिएटिव कुछ प्रारंभ करना। और प्रारंभ किससे रिलेटेड? जो उद्यम है, इस उद्यम से, क्योंकि यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, पूरे यूरोप महाद्वीप में लोगों ने नई नई चीजें स्टार्ट किया। स्टार्टअप आपने सुना होगा। स्टार्टअप क्या है? कोई डिसीजन लेना, कुछ आइडिया सोचना और उस आइडिया पे काम करना, वो स्टार्टअप है। वो स्टार्टअप ही एक्चुअल में
एंटरप्रेन्योरशिप है वही आपकी उद्यमिता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये रिलेट करता है किससे? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे ही हुआ, औद्योगिक क्रांति के बाद हम कुछ नया उद्यम स्टार्ट करना शुरू किया, तो नया शब्दावली आपको देखने को मिली, एंटरप्रेन्योरशिप। अगर हम एंशियंट काल की बात करें तो ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत जहां से हुई, उस ह्यूमन सिविलाइजेशन से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। ह्यूमन सिविलाइजेशन से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। और इसके अंतर्गत हमको देखने को मिलता था, जैसे कृषि है, कृषि, इस एग्रीकल्चर में आप कुछ नया कर रहे हैं तो उसका आशय उद्यमिता से लगाया जाता था। और इसी के साथ में अगर आप कोई डिफेंस इक्विपमेंट बना रहे हैं, जैसे डिफेंस इक्विपमेंट को अगर आप तैयार कर रहे हैं, रक्षा सामग्री अगर आपके द्वारा तैयार की जा रही है, तो इस रक्षा उपकरण का आशय माना जाता था उद्यमिता। पहले यही एक ऐसा फील्ड था जिसमें आप कुछ कर सकते थे। आज के समय पर तो नए नए स्कोप निकल चुके हैं, नए नए क्षेत्रों में नई नई शब्दावली हमको देखने को मिल रही है। उम्मीद है कि यहाँ तक की कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी कि ये नया शब्द नहीं है, ये पहले से ही चला आ रहा है। जब हम कृषि क्षेत्र में कोई नया इनिशिएटिव लेते थे, जैसे अब फसलों की खेती कर रहे हैं, सॉरी, आप ग्रेन्स की खेती कर रहे हैं और ग्रेन्स की खेती को आपने चेंज करके अगर फ्लावर्स की खेती करना शुरू कर दिया, हॉर्टिकल्चर शुरू कर दिया, बागबानी या एनिमल हस्बेंड्री पे काम करना शुरू कर दिया, तो एंशियंट काल में हम इसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते थे या उद्यमिता कहते थे। और इसी के साथ में जो रक्षा क्षेत्र है, रक्षा उपकरण बनाना, वेपन बनाना, इक्विपमेंट्स बनाना, ये सारी चीज़ों का आशय उद्यमिता से निकाला जाता था। लेकिन मॉडर्न टाइम में हम कोई भी जो नया बिजनेस कर रहे हैं, वो सारे के सारे नए बिजनेस एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत हम उसको पढ़ रहे होते हैं। फेमस कब से हुआ? ये 18वीं शताब्दी के द्वारा कंप्यूटर करके एक व्यक्ति है, उस कंप्यूटर नामक जो व्यक्ति है, इसने इस शब्द को बहुत फेमस किया। वेबस्टर नामक एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इस शब्द को गढ़ा कि भाई ऐसा कुछ होगा तो हम उसको उद्यमिता बोलेंगे, ऐसा कुछ किया जाएगा तो वह एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगा। आई होप कि यहाँ तक की सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। प्लीज़ आप एक एक शब्द को यहाँ पे लिखते चलें, जिससे किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। अगर किसी प्रकार की कोई भी परेशानी आपको हो रही है तो प्लीज़ आप जब इस लेक्चर को देख लेंगे तो उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ पाएंगे कि सर आपने ये रामायण क्या सुना दी, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया है। ठीक है, ये इसका बेसिक था। अब इस बेसिक के बाद इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने आपको बोर्ड से पढ़ाया, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको स्लाइड के थ्रू बताऊंगा और आप लोगों के फीडबैक इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। कि अगर आप सिर्फ बोर्ड से पढ़ना चाहते हैं तो वो आप मुझसे कह सकते हैं, स्लाइड के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे कह सकते हैं। अब हम इस कहानी को थोड़ा सा शुरू करते हैं। क्या क्या जानेंगे आज की क्लास का जो एजेंडा है वो एक बार देख लीजिए। कि हम सामान्य परिचय पे चर्चा करेंगे। सामान्य परिचय मैंने आपको बता दिया है। अर्थ एवं परिभाषाएं, कुछ डेफिनेशंस मुझे आपको बताना है। उद्यमिता की अवधारणा पे हम चर्चा करेंगे कि द कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक्चुअल में ये कंसेप्ट है क्या, कैसे ये वर्क कर रहा है, ये हमको समझना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसकी विशेषताएं, इसके लक्षण हमको जानना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसके जो सिद्धांत हैं, उद्यमिता का महत्व, उद्यमी के गुण, क्वालिटीज ऑफ एंड एंटरप्रेन्योर, उद्यमिता के नवीन स्वरूप, मॉडर्न फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें हम कह सकते हैं कि इनोवेशन एक फैक्टर है, इंटरनेट एक फैक्टर है, ये नए स्वरूप हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्टों पर चर्चा करेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है आज की इस क्लास में। हमने शुरुआत आपको कर दी है कि व्हाट इज़ उद्यमिता, ये कैसे काम करती है, किस तरीके से वर्क करती है। आप ये सारे के सारे पॉइंटों को लिख लीजिए कि हम इन सब पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए, उम्मीद है कि सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा और कोशिश यही करनी है कि जिस तरीके से आप जीएस के अन्य सब्जेक्टों को अपना समझते हैं, उसी तरीके से जो एंटरप्रेन्योरशिप है, इस एंटरप्रेन्योरशिप को आप अच्छे से समझें।
चलिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे अभी कुछ आएंगे धुरंधर जो प्रोनाउंसिएशन को लेके बहुत सारे सवाल खड़े करेंगे। प्लीज़ प्रोनाउंसिएशन को लेके परेशान मत होना। एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, सब एक ही है। प्रोनाउंसिएशन को लेके प्लीज़ सवाल खड़े मत करें। ठीक है भाई, चलो समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि उद्यमिता का सामान्य परिचय, उद्यमी को भावी समाज का सच्चा स्वप्न दृष्टा तथा उद्यमिता को प्रत्येक समाज में सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनों का अग्रदूत माना गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो उद्यमिता है इसको सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का अग्रदूत माना जाता है। ध्यान रखना कि जो हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप है, एंटरप्रेन्योरशिप इज कंसीडर्ड टू बी द हार्बिंगर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। किसी भी तरीके के सोशल और इकोनॉमिक जो चेंजेस आते हैं, इन चेंजेसों का अग्रदूत, इनका लीडर या इसका जो बिगिनर माना गया है वह एंटरप्रेन्योरशिप को माना गया है। कितनी अच्छी चीज है। अब समझने की कोशिश करें। जब हम किसी उद्यम को स्टार्ट करते हैं, जब हम एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, उसके सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हमको देखने को मिलेंगे। आर्थिक परिवर्तन एक व्यक्ति के तौर पर कि आपके पास पैसा आ रहा है और आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो डिमांड एंड सप्लाई की जो थ्योरी है उसको भी फुलफिल कर पा रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि जब किसी को एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होती है। और जब किसी को एम्प्लॉयमेंट मिल गया है तो बेसिक चीज़ों पे फोकस करता है। बच्चों को शिक्षा, घर का स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर किया जाए। जब सबको एजुकेशन मिलेगी, सबको फूड मिलेगा, सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा, तो यही तो सोशल चेंजेस हैं। और इकोनॉमिक चेंजेस भी हमको देखने को मिल रहे हैं कि प्रोडक्शन हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इन्फ्लेशन डिप्लेशन भी इम्पैक्ट। तो उद्यमी समाज में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उद्यमिता जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी में सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस लाने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस बात को ध्यान। एंटरप्रेन्योर की अगर आपसे कोई बात करें कि जो एंटरप्रेन्योर है ये एक फ्रेंच वर्ड है, इंटरपेंड्रे। इंटरपेंड्रे एक फ्रेंच वर्ड है, इस बात को ध्यान रखना। और इसका आशय होता है किसी व्यवसाय को प्रारंभ करना, टू टू स्टार्ट 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 एनी एनी बिजनेस। तो अब आपसे कोई एक शब्द पूछेगा कि जो एंटरप्रेन्योर शब्द है, एंटरप्रेन्योर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आप बताएंगे एंटरप्रेन्योर जो शब्द है यह फ्रांसीसी भाषा के शब्द, फ्रांसीसी भाषा के शब्द इंटरपेंड्रे से इसकी शुरुआत हुई है। आंत्रपेंड्रे आप इसको कह सकते हैं, आंत्रपेंड्रे। और आंत्रपेंड्रे का जो सामान्य अर्थ है वो है किसी व्यवसाय को प्रारंभ करना, टू स्टार्ट एनी बिजनेस। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ों को समझने की कोशिश की कि उद्यमिता की इम्पोर्टेंस क्या है, उद्यमिता किस तरीके से वर्क करती है हमारी सोसाइटी में या हमारे लोगों के लिए। फिर एंटरप्रेन्योर जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। एंटरप्रेन्योर जो शब्द है इसकी उत्पत्ति हो रही है एक फ्रेंच वर्ड इंटरपेंड्रे से। और इंटर जो पेंड्रे है इसको हम कहते हैं किसी व्यवसाय को प्रारंभ करना। अब उद्यमी की आपसे कोई परिभाषा पूछे तो इससे बेहतर कोई परिभाषा हो ही नहीं सकती है उद्यमी की। इफ समवन आस्क डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर, आप बताएंगे कि एंटरप्रेन्योर जो है ओरिजिनेट फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इंटरपेंडे विच मीन टू स्टार्ट एनी, टू स्टार्ट अ बिजनेस। बड़ी सरल सी परिभाषा है। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने वाला व्यक्ति कौन कहलाता है, उद्यमी कहलाता है। अब उद्यमी के कुछ अलग अलग अर्थ बताए गए हैं, कुछ अलग अलग डेफिनेशंस बताई गई हैं। जैसे रिचर्ड कैंटिलॉन की हम लोग बात करें तो रिचर्ड कॉन्टिलॉन ने बोला है कि एकाकी, है ना, एकाकी व्यक्ति जो किसी व्यवसाय की स्थापना का जोखिम उठाता है, अ सिंगल पर्सन हु टेक द रिस्क ऑफ सेटअप अ बिजनेस। हमने इस पे शुरुआत में ही आपसे बात कर ली कि उद्यमी का मतलब कभी भी पैसा, कच्चा माँ का माल और मकान ये सब नहीं है। उद्यमी का जो मीनिंग है वो है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। इफ समवन हैज द कैपेसिटी टू बियर द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ सक्सेस, उससे बेहतर कोई
एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता है। फिर उन्होंने इसको और परिभाषित किया है कि वह व्यवसायी जो उत्पत्ति के साधनों को निश्चित मूल्य पर बेचता है, वह रिचर्ड कैंटिलॉन ने और डिफाइन किया है उद्यमी को, अ पर्सन, अ बिजनेसमैन हु सेल्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एट ए फिक्स्ड प्राइस। उद्यमी मतलब किसी सामान को बेच रहा है वो व्यक्ति, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या क्या जाना, आप इस बात को समझ गए होंगे। प्लीज इसको नोट करते चलिएगा अच्छी तरीके से। आगे बढ़ते हैं। उद्यमिता जो शब्द है, इस उद्यमिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 18वीं शताब्दी में रिचर्ड कैंटिलॉन के द्वारा किया गया। तो रिचर्ड कैंटिलॉन वो पर्सन है जिन्होंने द टर्म एंटरप्रेन्योरशिप को वेरी फर्स्ट यूज किया गया इन 18th सेंचुरी। अब जो उद्यमिता है, इस उद्यमिता की उत्पत्ति किससे हुई है? हमने एंटरप्रेन्योर को पढ़ लिया कि उद्यमी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप को भी हमको पढ़ना पड़ेगा कि जो उद्यमिता है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो यह भी एक फ्रांसीसी भाषा का जो शब्द है, एक फ्रेंच वर्ड है, इंटरप्रेंडे, है ना, एंट्रेप्रेंडे, ठीक है। एंट्रेप्रेंडे जो वर्ड है इससे उत्पत्ति हुई है और इसका मतलब होता है बीड़ा उठाना, मतलब इनिशिएटिव लेना, किसी भी चीज को स्टार्ट करने का इनिशिएटिव लेना ही उद्यमिता कहलाती है, ध्यान रखना। एक क्रमबद्ध उद्देश्यपूर्ण तथा रचनात्मक क्रिया है ताकि आवश्यकताओं को उजागर तथा स्रोतों को गतिशील बनाकर या बनाया जा सकता है। हमको जोसेफ शुम्पीटर की एक परिभाषा को बहुत अच्छे से याद रखना है। एक नव परिवर्तनकारी कार्य है, यह स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व का कार्य है। अब समझे, शुम्पीटर भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, जोसेफ ए शुम्पीटर को याद रख लेना। उद्यमिता 3 मूलभूत तत्वों का आविष्कार है। तत्वों आविष्कार, नवाचार एवं अंगीकरण का मिश्रण है। ये किसने बोला है? हॉबर्ट जॉनसन ने। पीटर एफ ड्रंकर ने क्या बोला है? सदैव परिवर्तन की तलाश और अवसर में परिवर्तन करना उद्यमिता कहलाता है। आप इन परिभाषाओं को याद नहीं रख पाए तो अभी आप सिंपल सा एक परिभाषा याद कर लीजिए कि कुछ नया बनाने की जो प्रक्रिया है, नए उत्पाद को बनाने की प्रक्रिया ही उद्यमिता कहलाती है। अब शुम्पीटर की परिभाषा लिख दीजिए, जॉनसन की परिभाषा लिख दीजिए, या जॉनसन की परिभाषा के अलावा आपको पीटर एफ ड्रंकर की डेफिनेशन याद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। It's an innovative activity. It is a leadership activity rather than ownership. जोसेफ आ शुम्पीटर इस बात को कह रहे हैं कि उद्यमिता एक नेतृत्व की क्षमता है। नेतृत्व क्षमता को उद्यमिता कहते हैं, ओनरशिप को नहीं, स्वामित्व को नहीं कहेंगे। पैसा तो सबके पास है, वो बन सकता है, पर लीडरशिप स्किल हर किसी के पास नहीं है, वो कैपेसिटी हर किसी के पास नहीं है जो हर कोई ले पाए। प्लीज इस उद्यमिता की परिभाषाओं को आप लोग ध्यान रख लेना। एनसीईआरटी ने क्या बोला है? इट्स अ सिस्टमेटिक, प्रपोजफुल एंड क्रिएटिव एक्टिविटी टू अनकवर नीड्स एंड मोबिलाइज रिसोर्सेज। ये एनसीईआरटी की परिभाषा है, राइट। फिर सबकी परिभाषा आप लोग अलग अलग याद रख लेना। एनसीईआरटी की परिभाषा को आप लोग कोट कर सकते हैं, शुम्पीटर भाई साहब की परिभाषा को आप लोग यहाँ पे कोट कर सकते हैं, ध्यान रखना। उद्यमिता के जनक कौन है? फादर जोसेफ आ शुम्पीटर, ये ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जोसेफ आ शुम्पीटर ऑस्ट्रेलिया के रहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन स्टीव ब्लैंक, ये यूएसए के हैं, ध्यान रखना। और फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया बीजी पटेल हैं, ये गुजरात से आते हैं। अब ये सारे के सारे शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये 2 मार्कर के क्वेश्चन है। आपसे कोई पूछ सकता है कि फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बता दीजिए, आप बता देंगे शुम्पीटर साहब हैं। आपसे कोई पूछेगा 2 मार्कर में कि मॉडर्न जो उद्यमिता है, इस मॉडर्न उद्यमिता के, ठीक है, मॉडर्न एंटरप्रेन्योरशिप के जो फादर हैं ये कौन है? आप ब्लैक भाई साहब को बता देंगे। और भारतीय जो उद्यमिता है, इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप की आपसे कोई बात करेगा तो आप पटेल साहब को बता देंगे कि बीजी पटेल गुजरात से ये नाम है। स्टीव ब्लैंक है और स्टीव ब्लैंक ने बताया है कि व्हाट इज स्टार्टअप, और स्टीव ब्लैंक को आप लोग याद रखते हैं फादर ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योरशिप, मॉडर्न एंटरप्रेन्योरशिप। और ये भाई साहब हैं के एस शुम्पीटर, जिनको हमने फादर बोला या जनक बोला है, और यही इस शब्द को
बेहतर तरीके से परिभाषित करते हैं उद्यमिता को ध्यान रखना। ये सारे के सारे 2 मार्कर के क्वेश्चन हैं, प्लीज एक एक करके आप इसको देख लीजिए। द कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, हम इसमें कौन कौन से कंसेप्ट कार्य करते हैं, कौन कौन से उद्यमिता की अवधारणाओं की जब हम लोग बात करेंगे, पहले मैं आपको हिंदी बता देता हूँ फिर इंग्लिश बता दूंगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जोखिम की धारणा, रिस्क टेकिंग या कंसेप्ट ऑफ रिस्क टेकिंग, संगठन और समन्वय की अवधारणा, ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन सेकंड नंबर पर। थर्ड है प्रबंधकीय कौशल की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ स्किल मैनेजमेंट। फोर्थ है संगठन निर्माण और क्षमता की अवधारणा अवधारणा कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेकिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। ये सारी की सारी उद्यमिता की अवधारणाएं हैं कि कौन कौन से कंसेप्ट है जो उद्यमिता के अंदर वर्क करते हैं। इसमें एक हमने जाना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के साथ में संगठन और समन्वय की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन। आप कुछ भी करना चाहते हैं, यू हैव टू एस्टेब्लिश अ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो वी हैव टू सेट अ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बैकएंड पे टीम काम करती है और हम लोग सिर्फ चेहरे हैं, बहुत सारे काम वही लोग करके देते हैं। इतनी सुंदर सी पीपीटी जो आपको दिखाई दे रही है, अगर मैं इसको बनाने बैठूंगा तो मेरा बहुत सारा समय लगेगा। तो टीम के तौर पर जब हम काम करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना है और इसके अंदर कोऑर्डिनेशन को बनाए रखना, समन्वय बनाना ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर आप कोऑर्डिनेट नहीं करोगे सही तरीके से तो कभी भी आपका उद्यम सफल नहीं होगा। अगर आप एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना पा रहे हैं तो भी आपका उद्यम, आपका बिजनेस कभी भी सफल नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। पर ये प्रबंधकीय कौशल की अवधारणा, संगठन निर्माण की क्षमता, फिर है उच्च उपलब्धि की क्षमता की अवधारणा, समूह स्तरीय प्रक्रियाशीलता की अवधारणा और नव परिवर्तन की अवधारणा। ये कुछ कंसेप्ट आपको और देखने को मिलेंगे। द कंसेप्ट ऑफ हाई अचीवमेंट पोटेंशियल, हम क्या ज्यादा अचीव कर सकते हैं ये भी हमको पता होना चाहिए, हमारी क्षमताओं के बारे में हमको पता हो। फिर हम लोग बोल रहे हैं द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप लेवल रिएक्टिविटी, है ना। तो जो ग्रुप लेवल में किस तरीके से क्रियाविधि की जाती है ये हमको पता हो। और कंसेप्ट ऑफ ऑफ इनोवेशन, किस तरीके से आप नवाचार को लेके आ सकते हैं उद्यमिता में। उद्यमिता की जान है इनोवेशन, उद्यमिता का ब्लड है इनोवेशन। अगर आप इनोवेटिव रहेंगे, आपका उद्यम कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, कभी भी बंद नहीं हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो प्लीज आप इन कंसेप्ट को लिख लें कि कौन से ऐसे कंसेप्ट हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, लिख लीजिए प्लीज। चलिए, तो ये इतने सारे कंसेप्ट हैं और देखो इसमें कुछ लिखा हुआ है, जैसे स्ट्रेटजी, लीडरशिप, आइडिया, है ना, असर्टिवनेस,
नॉलेज, विजन। एक उद्यमी के अंतर्गत ये सारी चीजें भी होना चाहिए। एक लीडरशिप स्किल का होना बहुत जरूरी है, एक विजन का होना बहुत जरूरी है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक। तो विजन अगर नहीं होगा आप काम नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेटेजी, अगर रणनीति नहीं होगी सही तब भी कुछ नहीं होगा। ठीक है। लीडरशिप, नेतृत्व करने की क्षमता होना भी बहुत जरूरी है। एक आइडिया, एक विचार अगर नहीं होगा आपके पास, काम किस पे करोगे। नॉलेज, उसका ज्ञान होना चाहिए। और विजन, आपके पास एक अच्छा उद्देश्य होना चाहिए, तब जाके आप एक अच्छे उद्यमी बन पाएंगे, या एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये बेहतर तरीके से वर्क करे। ठीक है भाई, चलिए ये इसके कंसेप्ट हैं, हमने आपको बता दिया है कि कौन कौन से कंसेप्ट। अब देखो, उद्यमिता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति किसी नए कार्य व्यवसाय की स्थापना करता है। विभिन्न विद्वानों ने उद्यमिता की अलग अलग अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस in which a person establish a new work business. Different scholars have praised different concept of entrepreneurship. अलग अलग लोगों ने अलग अलग अवधारणाएं दी हैं एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर। क्या क्या दी हैं जरा इनको समझने की कोशिश। जैसे जोखिम की अवधारणा है, कंसेप्ट ऑफ रिस्क। कंसेप्ट ऑफ रिस्क ये कहना चाह रहे हैं कि जो उद्यमिता है, इस उद्यमिता में सब कुछ एक ही चीज है, वो है कंसेप्ट ऑफ रिस्क। जोखिम उठाने की अवधारणा, कितनी पोटेंशियल है रिस्क लेने की। मुझे कुछ नया करना है लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर नहीं बन पा रहा हूँ। उसके पीछे रीजन है कि मेरे अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है। और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी में दो ही चीजें होती हैं, या तो रिवॉर्ड मिलता है या फिर आपको पश्चाताप मिलता है, यार काश नहीं करता, काश मैंने पहले कर लिया होता। तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो है, इस कंसेप्ट के बारे में बात कौन करता है? फ्रैंक एच नाइट, रिचर्ड कैंटिलॉन। रिचर्ड कैंटिलॉन ने ये टर्म दी है, ये शब्द दी है, एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप, या जिसे आप लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। गायकवाड़, गायकवाड़ और मुशेलमान, है ना, ये लोगों के नाम याद रख लेना, दो नाम याद हो जाए तो भी ठीक है। रिचर्ड कैंटिलॉन कहते हैं उद्यमिता असीमित जोखिम उठाने का कार्य है, क्योंकि व्यवसाय को प्रारंभ करने तथा उसका संचालन करने में साहसी को अनेक जोखिमों का सामना करना पड़ता है। इट्स एक्चुअली अ कंसेप्ट ऑफ रिस्क टेकिंग। आप लोगों ने नोकिया का नाम सुना। एक समय पूरे भारत के, सॉरी, पूरे मोबाइल मार्केट के 80% मार्केट पे कब्जा हुआ करता था नोकिया का। लेकिन अभी मार्केट में नजर भी नहीं आता है नोकिया। रीजन क्या है? इसमें हमेशा रिस्क है। आपने बिजनेस को शुरू किया, ऐसा नहीं सिर्फ शुरू करने में रिस्क है, चलाने में भी बहुत रिस्क है। बहुत सारे रेस्टोरेंट स्टार्ट होते हैं और कुछ समय बाद वो रेस्टोरेंट आपको बंद देखने को मिलते हैं। कुछ रेस्टोरेंट दो दो तीन तीन साल चलने के बाद बंद हो जाते हैं। तो उद्यमिता का या एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब सिर्फ इतना सा नहीं है कि उसको इनिशिएट करने में रिस्क है, उसको चलाने में भी बहुत रिस्क है। मेरे पास मान लो मेरा रेस्टोरेंट है, अच्छा चल रहा है, जो कुक था उस कुक को किसी ने डबल पैसा दे दिया, जितना शायद मैं नहीं दे सकता था वो पैसा उन्होंने दे दिया, वो चला गया। अब मेरे जो रेस्टोरेंट है उसका वो टेस्ट चला गया, तो लोग मेरे पास नहीं आएंगे। तो ये एक रिस्क है, हमेशा रिस्क रहती है एक उद्यमी के जीवन में। या उद्यमिता का मतलब बेटा यही है कि हमेशा आपको रिस्क यहाँ पे देखने को मिलेगा, और हमेशा रिस्क उठाने का साहस आपके अंदर होना चाहिए। हमेशा रिस्क उठाने का साहस हमारे अंदर होना चाहिए, तभी हम अच्छे उद्यमी बन सकते हैं। फ्रैंक एच एच जो नाइट है, ये कहते हैं कि अनिश्चितताओं का सामना करने वाले व्यक्तियों की विशिष्ट समूह को उद्यमी कहा सकता है। बहुत परफेक्ट वर्ड इन्होंने लिखा है कि अनिश्चित जोखिमों को उठाने का नाम ही उद्यमिता है। पहले मैं आपको कैंटोलिन की जो डेफिनेशन है इंग्लिश में बता देता हूं बेटा, कि इसके सपोर्टर कौन है? फ्रैंक एच नाइट, रिचर्ड कैंटोलिन, गायकवाड़ और मुशेलमान। समझो इस बात को कि फ्रैंक जो एच नाइट हैं, सॉरी, रिचर्ड कैंटोलिन क्या कह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द एक्ट ऑफ टेकिंग अनलिमिटेड रिस्क, बिकॉज इन स्टार्टिंग एंड रनिंग अ बिजनेस द एंटरप्रेन्योर हैज टू फेस
मैनी रिस्क, बहुत सारे रिस्क फेस करने पड़ते हैं। ठीक ठाक मेरा बिजनेस चल रहा है, खुदा ना खास्ता एक दिन ऐसा हुआ रेस्टोरेंट में कि गलती से कोई कीड़ा निकल गया, कुछ ऐसा निकल गया फूड में जो नहीं निकलना चाहिए था। हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया, लेकिन गलती से या किसी व्यक्ति ने उस बिजनेस को ख़त्म करने के लिए कोई साजिश रच दी, और वो जो न्यूज़ है वो वायरल हो गई। कितना भी अच्छा बिजनेस चल रहा हो, मैंने कितना अच्छा भी गुड फूड दिया हो, हाइजीन का ध्यान रखा हो, वह नहीं चलेगा। हॉस्पिटल में गलती से किसी व्यक्ति की नेचुरल डेथ हो गई हो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, उसको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि इन्होंने को मार दिया। तो ऑलवेज आर रिस्क इन इन उद्यमिता। जो उद्यमिता है इसमें हमको हमेशा रिस्क देखने को मिलेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सिर्फ स्टार्ट करने में नहीं है, लगातार रिस्क का हमको सामना करना पड़ता है। इसीलिए जो भाई साहब हैं, ये भाई साहब हैं फ्रैंक एच नाइट, ये कहते हैं कि अनिश्चितताओं का सामना करने वाले व्यक्ति के विशेष समूह को हम उद्यमी कहा जाता है। टेकिंग अनसर्टेन रिस्क इज अ कॉल एंटरप्रेन्योरशिप। ये दो लोगों के नाम आप जरूर याद रखना उद्यमिता की, जब आप कंसेप्ट को पढ़ रहे हो, जोखिम की अवधारणा को। संगठन एवं समन्वय की अवधारणा, समर्थक हैं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जे वी से, गार्डनर और रिचमैन। कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ये कहते हैं कि जो उद्यमिता का आधार है उसमें दो चीजें हैं। पहला है ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपने अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनाया है और आपके बीच में कोऑर्डिनेशन बेहतर है तो फिर चीज़ें सही रहेंगी, फिर आपका जो उद्यमिता है या एंटरप्रेन्योरशिप है वह अच्छा वर्क करेगा। कौन कौन इसका सपोर्ट कर रहा है, कौन कौन इसको मानते हैं? तो जेबीसी याद रख लेना, गार्डनर और रिचमैन। जेबीसी कहते हैं इन्होंने उद्यमिता को उत्पादन के विभिन्न साधनों को संगठित एवं समन्वित करने का कार्य माना है। उद्यमिता वह आर्थिक घटक है जो उत्पादन के समस्त साधनों को संगठित करता है। ये भी सी की जो परिभाषा है आप इतना याद रखना कि उद्यमिता वह आर्थिक घटक है जो ये कहना चाह रहे हैं कि उत्पादन के समस्त साधनों को संगठित करता है। ये भी सी कहते हैं ही कंसीडर एंटरप्रेन्योरशिप एज द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेशन वेरियस means of production. Entrepreneurship is the economic factor which organize all the means of production. ये कहना चाह रहे हैं कि उत्पादन के सभी साधनों को संगठित करने की प्रक्रिया ही उद्यमिता कहलाती। किसने बोला बेटा ये बात किसने बोली है? आप देखें कि जी जे बी जो से हैं इन्होंने ऐसा बोला है, ध्यान रखना, राइट। साहसी वह आर्थिक अभिकर्ता है जो उत्पादन के विभिन्न साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी आदि को उचित अनुमान में समन्वित करके सामाजिक दृष्टि से उपयोगी वस्तु का निर्माण करता है। आगे वही बात लिखी हुई है कि एंटरप्रेन्योर इज द इकोनॉमिक एजेंट हु प्रोड्यूस अ सोशली यूजफुल प्रोडक्ट बाय कोऑर्डिनेटिंग वेरियस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और प्रॉपर प्रॉपर इन प्रॉपर पोर्शन, राइट। इनको प्लीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, आप इसको लिख लें। चलिए, अब ये जो चीजें हैं थोड़ी सी आपको बोर कर रही होंगी कि अरे यार सर आप क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर कोई बात नहीं। कभी कभी हमें चीज़ों को जब पहली बार पढ़ते हैं तो पहली बार पढ़ने में चीज़ें हमको नई भी लगती हैं, और जब नई लगती हैं तो हम परेशान हुए बिना उनको अगर लर्न कर लेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है भाई, डन। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो कंसेप्ट आपने सीख ली, प्रबंधकीय कौशल की अवधारणा, तीसरा है प्रबंधकीय कौशल। समर्थक हैं बी एफ हॉसलिज, के एस मिल और मार्शल। इन सबके नाम आपने सुने होंगे।
बीएफ हॉसलिज कहते हैं कि प्रबंधकीय कौशल को साहस का महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। उनके अनुसार उद्यमिता में वित्तीय योग्यता प्राथमिक नहीं है। देखो, प्रबंधकीय कौशल की अवधारणा ये कहते हैं कि इफ यू हैव मैनेजमेंट स्किल, है ना, यहाँ पे बात किसकी चल रही है बेटा? द कंसेप्ट ऑफ मैनेजरियल स्किल। अगर आपके अंदर मैनेजरियल स्किल है, अगर आप अच्छे मैनेजर हो सकते हैं, है ना, अच्छे मैनेजर हो सकते हैं, तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर होंगे, एक अच्छे उद्यमी होंगे। ये कौन कहना चाह रहे हैं? हमने सबसे पहले बात की बीएफ हॉसलिज के बारे में। जेएस मिल ने उद्यमिता को निरीक्षण एवं निर्देशन की योग्यता माना है। ये कहना चाह रहे हैं कि इफ यू हैव द स्किल ऑफ ऑफ ऑब्जर्वेशन और डायरेक्शन। एक मिनट रुकना प्लीज। चलो भाई, तो जो जेएस मिल हैं, ये कह रहे हैं कि निरीक्षण एवं निर्देशन की योग्यताओं को उद्यमिता माना है। और उनके अनुसार उद्यमिता व्यवसाय में जोखिम उठाने की क्षमता के साथ साथ निर्देशन डायरेक्शन करने की योग्यता भी है। ये बिल्कुल सही बात है। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपके पास कितनी भी हो, पैसा आपके पास कितना भी हो, अगर एक अच्छी मैनेजर की स्किल नहीं है और अच्छी डायरेक्शन स्किल्स नहीं है, तो आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा, लेकिन वह अच्छे तरीके से रन नहीं करेगा, उसको प्रॉफिटेबल होने में काफ़ी सारा समय लग सकता है। तो ये इनका कहना भी गलत नहीं है, अगर हम मिल साहब की बात को सुने। मार्शल के अनुसार उद्यमिता में उद्यमिता व्यवसाय में जोखिम उठाने, श्रम व पूंजी लाने, सामान्य योजना बनाने तथा इसकी प्रत्येक बातों का निरीक्षण करने का प्रबंधकीय कार्य है। ये भी भाई मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो देखिए, प्रबंधकीय कौशल में नाम याद रख के आप एक बहुत सिंपल इनको एनालाइज कर सकते हैं कि भाई साहब एक व्यक्ति क्या बोल रहा है। मतलब अगर मैं इसको बिना स्लाइड को पढ़ाए आपको पढ़ाने की कोशिश करूं, तो आप इसको समझने की कोशिश करना। नाम याद कर लो बस। प्रबंधकीय कौशल की कौन बात कर रहा है? बी एफ हॉसलिस, जे एस मिल और मार्शल। ये एक ही चीज पे बात कर रहे हैं। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रबंधकीय कौशल होना बहुत जरूरी है, स्किल बहुत जरूरी है, डायरेक्शन बहुत जरूरी है। जैसे आप यहाँ पे अगर लोगों के नाम याद रखेंगे, ये समन्वय की बात कर रहे हैं संगठन की, तो जेबी से गार्डनर और रिचमैन, इनका मतलब ये है कि अगर आप कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से, तो आप किसी बिजनेस को नहीं चला सकते हैं। और ये किसकी बात कर रहे हैं? ये रिस्क की बात कर रहे हैं, जोखिम। नाम बस याद रखना है, बाकी एक ही चीज लिख देना है, भाई रिस्क उठाने की क्षमता है, बिजनेस चल पाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं संगठन निर्माण की क्षमता। फेडरिक फेडरिक हार्बिशन फेडरिक हार्बिशन ये कहना चाह रहे हैं कि उनके अनुसार उद्यमिता उपक्रम के संसाधनों को विकसित करने, मानवीय क्षमताओं का विकास करने, नए विचारों को समन्वित करने का नेतृत्व गुण है। तो संगठन निर्माण की क्षमता पे बात की इन्होंने। द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग फेडरिक हार्बिशन के द्वारा दिया गया है, इस बात को ध्यान। आगे बढ़ते हैं। नव प्रवर्तन की अवधारणा, जोसेफ सुम्पेटर। उद्यमिता को वातावरण का एक सृजनात्मक एवं नव परिवर्तनशील प्रत्युत्तर माना है। सुम्पेटर भाई साहब ये कहते हैं कि अगर इनोवेशन नहीं है तो उद्यमिता किस काम की है? कोई काम की नहीं है। तो अगर आप इनोवेटिव हैं तो उद्यमिता है, एंटरप्रेन्योरशिप हमको देखने को मिलेगी। तो सुम्पेटर भाई साहब को याद रख लेना। आपसे कोई पूछ सकता है कि जो लाइफ लाइन है, लाइफ लाइफ लाइन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप इज इज इनोवेशन। इनोवेशन जो नवाचार है, इस नवाचार को
लाइफलाइन बोला है, और सुम्पीटर भाई साहब, और इसीलिए जोसेफ सुम्पीटर को हम फादर कहते हैं, फादर कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का। ध्यान, एक विकसित अर्थव्यवस्था में साहसी वह व्यक्ति है जो अर्थव्यवस्था में किसी नई बात को प्रस्तुत करता है, मतलब इनोवेशन लेके आना चाहता है। ये सुम्पीटर भाई साहब यही कह रहे हैं कि आप अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में तभी काम कर पाएंगे जब उसमें कुछ नया लेके आएंगे, कुछ इनोवेटिव लेके आएंगे, और वह इनोवेटिव काम कोई व्यक्ति कर रहा है वही साहसी है। और साहसी व्यक्ति कौन होता है? उद्यमी होता है। उद्यमी क्या कर रहा है? उद्यमिता को बढ़ावा दे रहा है। इस बात को प्लीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। हम व्यवसाय में नए परिवर्तनों, नई वस्तु, नया उत्पादन या वितरण विधि, नया बाजार, कच्चा माल, नई तकनीक, नए अवसर आदि को जन्म देता है और उससे लाभ प्राप्त करता है। ये एक कंक्लूजन के तौर पे आप लोग कह सकते हैं कि जो उद्यमी है या जो साहसी व्यक्ति है, वो साहसी व्यक्ति यहाँ पे क्या कर रहा है और उसके द्वारा क्या किया जाना चाहिए। प्लीज आप इसको लिख लें जरा एक बार। चलिए, डन। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समूह स्तरीय प्रतिक्रियाशीलता की अवधारणा। ये समूह स्तरीय स्तरीय प्रतिक्रियाशीलता की अवधारणा को जन्म दिया है F.W. यंग के द्वारा। उद्यमिता व्यक्तिगत नहीं हो सकती, वरन सामूहिक स्तर पर उत्पन्न प्रतिक्रियाशीलता है जो प्रतिक्रियावादी इसे समूह के कारण उत्पन्न होती है। तो कंसेप्ट ऑफ ग्रुप लेवल रिएक्टिविटी, ये कहना चाह रहा है कि जो उद्यमिता है वो व्यक्तिगत नहीं है, ये ग्रुप में होती है। एंटरप्रेन्योरशिप कैन नॉट बी इंडिविजुअल बट इट्स अ कलेक्टिव लेवल रिएक्टिविटी विच अराइज ड्यू टू रिएक्शनरी ग्रुप, मतलब समूह के द्वारा इसकी शुरुआत होती है। ध्यान, ये कुछ और बातें हैं बेसिक बेसिक सी, आप इसको समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं उद्यमिता की विशेषताएं और लक्षण। तो 2 मिनट में जरा पानी पी लूं और फिर हम इसकी विशेषताएं और लक्षण आपको पढ़ाना शुरू करते हैं, उद्यमिता की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा, जरा मैं पानी पी लूं। चलिए, 1 मिनट प्लीज। हम उद्यमिता की विशेषताओं को पढ़ते हैं। ओनली वन। देखो, अब यहां से क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है, ये 7 मार्कर का सबसे कॉमन सवाल यही बनेगा। 2 मार्कर के कौन कौन से बनेंगे, 7 मार्कर के कौन कौन से बनेंगे, मैं आपको बता दूं। उद्यमिता की विशेषताओं को हम निम्न बिंदु समझ सकते हैं। नवाचार, इनोवेशन, पहले आपको पता होना चाहिए। सृजनात्मक क्रिया, है ना, क्रिएटिव एक्शन। जोखिम वहन करना, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। उद्यमिता अवसर तलाशने की प्रक्रिया है। उद्यमिता व्यवसाय प्रावधान अभिवृत्ति है और उच्च उपलब्धि की आकांक्षा का परिणाम है। एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ बिजनेस ओरिएंटेड एटीट्यूड और द रिजल्ट ऑफ द डिजायर फॉर हाई अचीवमेंट। तो ये कुछ विशेषताएं हैं उद्यमिता की। प्लीज एक बार आप इनको भी लिख लें, फिर मैं धीरे धीरे करके इनको डिफाइन कर देता हूं।
थोड़ा सा समझा देते। चलिए देखो, सबसे पहली विशेषता क्या है कि नवाचार। उद्यमिता में नवीन तकनीक, नवीन उत्पाद का समावेश होता है। यार ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जैसे पहले हमेशा चाय नाश्ते की शॉप कैसी होती थी? बड़ी नॉर्मल सी टपरी डली हुई है। आजकल कैफ़े आ गए। ₹5 का समोसा वो ₹20 में देते हैं, ₹50 में देते हैं। क्या करते हैं? इनोवेटिव बना के। आप एक समोसे की शॉप पे जाएँगे तो आपको सामान्य समोसा देगा। चटनी डालना है, नहीं डालना है आपसे पूछेगा। लेकिन आप एक कैफ़े में जाएँगे तो वो समोसे की वैरायटी आपको बताएगा कि कैसा समोसा चाहिए। पनीर चाहिए या आपको चाइनीज़ के साथ चाहिए या नूडल्स के साथ चाहिए, बता दीजिए। और वो पैसे आपसे लेगा। तो इनोवेशन इज़ बहुत बहुत ज़रूरी है। पहले कटिंग कैसे होती थी? सड़क पे बैठा के काट दिए, ₹10 दे दिए, कटिंग हुई। अब उन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे सैलून्स बना दिए। तो इनोवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एंटरप्रेन्योर, बहुत ज़रूरी है। सृजनात्मक क्रिया है। उद्यमिता मिट्टी के ढेर को भी सोने में बदल सकती है। पीटर एफ ड्रकर का एक वर्ड है, क्रिएटिव एक्शन, एंटरप्रेन्योरशिप कैन टर्न इवन अ पाइल ऑफ मड इनटू गोल्ड। बिल्कुल सच्ची बात है। बिल्कुल सच्ची बात है कि अगर आप क्रिएटिव हैं, आप किसी भी काम को बहुत बड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखें। तो सृजनात्मक क्षमता भी इम्पॉर्टेंट है, क्रिएटिविटी भी इम्पॉर्टेंट है, किसमें? एंटरप्रेन्योरशिप में, इस बात को ध्यान रखना। और जोखिम वहन करना, ये 3, जैसे मान लो 2 मार्कर में आपसे पूछा, आप ये 3 बिंदु शॉर्ट में लिख दीजिए। 7 मार्कर में पूछा तो ये पूरा का पूरा आप ऐसा लिख सकते हैं कि अवसर तलाशने की प्रक्रिया है, न्यू अपॉर्चुनिटीज को आप लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं, व्यवसाय प्रधान अभिवृत्ति है, यह बिजनेस ओरिएंटेड एटीट्यूड को बढ़ावा देती है, और यह है कि उच्च उपलब्धि की आकांक्षा है। बहुत कुछ मुझे अचीव करना है। मैं एक साधारण परिवार से हूँ, साधारण ही मैं हूँ। जॉब करके अपने जीवन को सिर्फ साधारण बना सकता हूँ। अगर उसे बहुत अच्छा बनाना है तो मुझे बिजनेस करना शुरू करना पड़ेगा। और बिजनेस करने का मतलब बेटा क्या है? बिजनेस करने का मतलब यही है कि मैं एंटरप्रेन्योर बन चुका हूँ, है ना? एंटरप्रेन्योर बन चुका हूँ, ध्यान रख। चलिए, आई होप कि आप इन बातों को समझ गए होंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। उद्यमिता की विशेषताओं को हम निम्न बिंदु समझ सकते हैं। 7वां पॉइंट क्या? सिद्धांतों पर आधारित प्रक्रिया, ना कि व्यक्ति के अंतर्ज्ञान पर। ये भी बहुत अच्छी चीज है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है, प्रोसेस बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, आप इसको समझो। मैं इसका बढ़िया एग्जांपल आपको देता हूँ। आपने 2 चाय वालों के नाम सुने होंगे, एक एमबीए चाय वाला और एक आपने चाय सुट्टा बार। ये दोनों लोग चाय ही बेच रहे हैं। एमबीए चाय वाला आया और उसने अजीब सी चीजें करके अपनी चाय को फेमस कर दिया, क्रिएटिविटी लेके आया, लेकिन प्रिंसिपल्स पे काम नहीं किया, बेसिक प्रिंसिपल्स पे कि चाय शुड बी मिनिमम कॉस्ट इज 5, 10 कर दो, ₹10 में बेचो, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर शुरुआती ₹50 से करोगे, ₹90 की चाय, वो भी भारत में, चल मैं पिला दूंगा, ₹10 में ही देना, मेरे घर चल भाई, मैं बना के पिला दूँ, कोई दिक्कत नहीं, फ्री में पी लेना। तो बेसिक प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करती है, नोट ऑन इंटरनल नॉलेज। आपके खुद के ज्ञान पर निर्भर नहीं है, यह सिद्धांतों पर चलने वाला विषय, इस बात को ध्यान रखना। वर्तमान युग में उद्यमिता एक पेशेवर एवं अर्जित योग्यता है। ठीक है? एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोफेशनल एंड एक्वायर्ड स्किल इन द करंट एरा। ध्यान रखना, उद्यमिता त्वरित गति से हो रहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी, सरकारी नीतियों में आदि हो रहे बदलाव का परिणाम है। एग्जैक्ट कि जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप है, इज द रिजल्ट ऑफ रैपिड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन टर्म्स ऑफ एवरीवेयर, हर जगह। जैसे वैकेंसीज कम हो गई हैं, नहीं आती हैं वैकेंसी, प्राइवेट सेक्टर में वर्कलोड इतना है, बहुत ज़्यादा, तो यही उद्यमिता को बढ़ावा दे रहा है। तो ये बिल्कुल एक इसकी विशेषता है, या इसका एक गुण आप लोग कह सकते हैं। सभी प्रकार व्यवसाय के लिए आवश्यक है, एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस। ठीक है? अब ये बहुत सारी चीज़ें, इनको और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमने 7 मार्कर में आपको बता दी।
अब हम लोग बात करते हैं उद्यमिता के जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों को लेकर कि ऐसे कई सिद्धांत हैं जो उद्यमिता के वैचारिक क्षेत्र का आधार बनते हैं। इन सिद्धांतों की उत्पत्ति अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र और प्रबंधन से हुई है। मतलब उद्यमिता का कोई भी सिद्धांत नहीं है, ये दूसरी जगह से ओरिजिनेट हुए हैं और वे एंटरप्रेन्योरशिप से कनेक्ट करते हैं, इसीलिए इन सिद्धांतों को यहाँ पे लिया गया है। मनोवैज्ञानिक उद्यमिता का सिद्धांत, आर्थिक उद्यमिता का सिद्धांत, अवसर आधारित, है ना, आधारित सिद्धांत, थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एंटरप्रेन्योरशिप एंड अपॉर्चुनिटी बेस्ड थ्योरी। कि भाई जो उद्यमिता के सिद्धांत हैं इनमें तीन की हम लोग बात करते हैं, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और अवसर आधारित। ठीक है, फिर हमको देखने को मिलेगा थ्योरी ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक, सामाजिक उद्यमिता का सिद्धांत, मानव शास्त्रीय उद्यमिता का सिद्धांत, एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और संसाधन आधारित उद्यमिता का सिद्धांत, ये रिसोर्स बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी। कुछ आ रहा है समझ में? इन सब लोगों ने उद्यमिता को अपने हिसाब से डिफाइन किया हुआ। एक बार आप इनको लिख लें, फिर मैं इनको समझाता हूं बेहतर तरीके से। प्लीज लिख लीजिए। चलिए देखो, हम एक सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं, बाकी ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएंगे। मनोवैज्ञानिक उद्यमिता का सिद्धांत, ठीक है, क्या कहता है? थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप। एक सिद्धांत को समझते हैं, बाकी सब कुछ समझ में आ जाएंगे। इस सिद्धांत में व्यक्तिगत लक्षणों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि कुछ विशेष लक्षणों वाले लोगों के उद्यमी बनने की संभावना अधिक होती है। उद्यमिता के तीन सबसे लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं जो निम्नलिखित हैं। डेविड मैकलीलैंड का सिद्धांत, इसके अनुसार उद्यमी में तीन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं से निर्देशित और प्रेरित होते हैं। सबसे पहले है संबंधता की आवश्यकता, शक्ति की आवश्यकता और उपलब्धियों की आवश्यकता। ये कहना चाह रहे हैं कि डेविड मेकलैंड जो हैं, इनका कहना ये है कि नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर पावर और नीड फॉर अचीवमेंट, जो उद्यमिता है वो इन तीन चीजों पर डिपेंड करती है। मनोविज्ञान का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। साइकोलॉजिकल अप्रोच की जब भी आप लोग बात कर रहे हैं, तो साइकोलॉजिकल जो अप्रोच है वो आपको ये बताना चाह रही है कि क्यों आप उद्यमी बनेंगे, ऐसा क्या है जो आपको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मजबूर करेगा। उसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कौन कौन सी हैं? देखो, सबसे पहले है कि आवश्यकता, किसकी? संबंधता की आवश्यकता, नीड फॉर एफिलिएशंस, कि क्यों इसकी आपको जरूरत है, शक्ति की आवश्यकता और उपलब्धि की आवश्यकता। इनके कारण हम एंटरप्रेन्योर बनते हैं या उद्यमिता को शुरू करते हैं। ध्यान रखना, रॉटर का नियंत्रण का स्थान सिद्धांत, प्रतिपादन 1954 में जूलियन रॉटर के द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार लोगों को व्यक्तियों के बीच उनके कथित नियंत्रण के स्थान द्वारा निर्देशित किया जाता है। देखो, साइकोलॉजिकल जब भी बात आएगी, मनोवैज्ञानिक जब भी बात आएगी, वो सीधी सी बात है कि वो आपको कुछ ना कुछ करने के लिए मोटिवेट करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इन सिद्धांतों को बेटा हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सिद्धांत तो पेपर में आने की संभावना कम है। उद्यमिता का महत्व देख लेते हैं। उद्यमिता के महत्व को हम लोग निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। कौन कौन से? नवीन उत्पाद और तकनीकी विकास में सहायक होता है, हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी। उद्यमिता के कारण ही नए उत्पाद और तकनीक का विकास हुआ है। यह एक महत्व में आएगा उद्यमिता के, ये इसकी इंपॉर्टेंस में आएगा। मानवीय क्षमता के पूर्ण उपयोग का अवसर है, अपॉर्चुनिटी फॉर फुल यूज ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल।
एक मानव क्या कर रहा है बैठा हुआ? कुछ नहीं कर रहा है, उद्यमी बना दीजिए। फिर देखिए उसकी क्षमता का उपयोग। रतन टाटा, मुकेश अंबानी, बिरला, ये सब क्या हैं? एक व्यक्ति हैं और कितने बड़े-बड़े एम्पायर खड़ी कर दिए, कितनी पोटेंशियल रही है इनके अंदर, ये पोटेंशियल हर किसी के अंदर है, आप उसको उद्यमी बना दीजिए, आप उसको एंटरप्रेन्योर बना दीजिए। तो पहली विशेषता बेटा क्या है? कि नवीन उत्पाद और तकनीक विकास में सहायक है और व्यक्तियों की पूरी क्षमता का उपयोग करने का अवसर है। रोजगार के अवसरों का सृजन है, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन है, इनकरेजमेंट टू कैपिटल फॉर्मेशन, देश के आर्थिक विकास का आधार है, बेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, नवीन उपक्रमों की स्थापना में सहायक है, हेल्पफुल इन सेटिंग अप न्यू एंटरप्राइजेस, विद्यमान उपक्रमों के विकास एवं विस्तार में योगदान और साधनों का सर्वोत्तम। ये तो आसानी से आप इसका मैथ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शोध एवं अन्वेषण को बढ़ाना, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन, आत्मनिर्भर समाज की स्थापना, निर्यात संवर्धन, आयात प्रतिस्थापन, सामाजिक परिवर्तन में सहायक, संतुलित आर्थिक विकास है, राजकीय नीतियां एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायक है। तो आपने जब इसकी विशेषताएं पढ़ी थी तब ऑटोमेटिकली इसका जो महत्व है महत्व आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जो पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। उद्यमिता पहला चैप्टर है, पहली बार पढ़ रहे हैं और यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना एफर्ट्स इसमें आपके लिए डाला जा रहा है। आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। उद्यमी के कुछ गुण की बात करते हैं। शारीरिक एवं मानसिक गुणों की बात की गई। 3 तरीके के गुण हैं, शारीरिक, सामाजिक एवं नैतिक, पेशेवर और व्यावसायिक। एक उद्यमी के अंतर्गत हम 3 भागों में इसके जो गुण हैं इनको डिवाइड कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। अरे इसका इंग्लिश नहीं, चलो मैं ट्रांसलेट। फिजिकल है ना, शारीरिक, तो फिजिकल की हम लोग बात करते हैं। सामाजिक, सोशल, सोशल इसके जो वैल्यूज हैं, और व्यवसायिक मतलब पेशेवर, प्रोफेशनल जो वैल्यूज हैं, हम प्रोफेशनल वैल्यूज की बात करेंगे। सबसे पहले शारीरिक क्या है? उत्तम स्वास्थ्य, कार्य करने की क्षमता, गुड हेल्थ होना चाहिए और वर्क कैपेसिटी होनी चाहिए। परिश्रमी, परिश्रमी मतलब हार्ड वर्किंग होना चाहिए, हार्ड वर्कम। कल्पनाशील मतलब थॉट इसके पास होनी चाहिए। प्रखर बुद्धि एवं स्मरण शक्ति मतलब बहुत हाईली शार्प ब्रेन और हाई मेमोरी होनी चाहिए। आत्मविश्वासी, सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। आशावादी, हमेशा पॉजिटिव सोचे, होप्स वाला व्यक्ति हो, दूरदर्शी, बहुत दूर की सोचे, प्रभावी व्यक्ति और असाधारण निर्णय क्षमता। फिर है मिलनसार, सामाजिक का मतलब है मिलनसार, सहयोगी मतलब लोगों से मिलने वाला हो, लोगों से कम्युनिकेट करने वाला हो, लोगों में इन्वॉल्व होने वाला व्यक्ति। फ्रेंडली नेचर होना चाहिए। अगर आप सामाजिक वैल्यू की बात करें तो मिलनसार का मतलब है फ्रेंडली नेचर। सहयोगी एवं सामंजस्यपूर्ण, हेल्पिंग नेचर होना बहुत जरूरी है। फ्रेंडली के साथ में हेल्पिंग नेचर भी बहुत जरूरी है। और नम्रता, बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। ईमानदार, ऑनेस्ट, गुड कैरेक्टर, ठीक है, डिवोटी, मानवीय, ह्यूमन थिंकिंग, आदर भाव, रिस्पेक्ट करे और सुशील स्वभाव हो। अच्छा नेचर का व्यक्ति हो, गुड नेचर या सॉफ्ट नेचर का पर्सन हो। व्यवसायिक गुणों का होना बहुत आवश्यक है। एक व्यक्ति के अंदर अगर व्यवसायिक गुण नहीं होंगे तो वह कभी भी व्यवसाय को सफल नहीं बना पाएगा, और व्यवसायिक गुणों को सीख गया तो फिर वह व्यवसाय को सफल। ये उद्यमी के गुण हैं। हमने उद्यमिता की विशेषताएं देखी, उद्यमिता का महत्व देखा। अब उद्यमी के गुण हमने देख लिए हैं और ये है उद्यमिता के नवीन स्वरूप। इंटरनेट, इंटरनेट, इंटरनेट व्यावसायिक उद्यम के लिए एक आवश्यक आशाजनक अवसर को ऑनलाइन रूपांतरित करने के साधनों की पहचान कर एकत्रित करने की प्रक्रिया है। यह इंटरनेट आधारित उद्यमिता है जो केवल ऑनलाइन माध्यम से काम करती है। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड गैदरिंग रिसोर्सेज टू कन्वर्ट अ प्रोमिसिंग अपॉर्चुनिटी इनटू बिजनेस वेंचर ऑनलाइन, इट्स एन इंटरनेट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप। ये एक ये एक ऐसी स्कीम है। इंटरनेट एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा तंत्र है जो हर जगह आपको देखने को मिलेगा और उद्यमिता के लिए भी बहुत फायदेमंद है। बहुत फायदेमंद क्यों है? क्योंकि पहले जो बिजनेस होते थे वो ऑफलाइन होते थे, अब ऑनलाइन हो गए हैं, और ऑनलाइन होने के साथ में इनकी रेंज और इनकी रीच और इनका पोटेंशियल, ठीक है, बढ़ चुका है। सारी चीज़ें बढ़ चुकी हैं। तो इंटरनेट ने बहुत बड़ा काम किया है एंटरप्रेन्योरशिप में, उद्यमिता के लिए
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंटरनेट के द्वारा। अब हम लोग बात करते हैं पर्यावरण उद्यमिता, इकोप्रेन्योरशिप, है ना। इकोप्रेन्योरशिप को ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप और पर्यावरण उद्यमिता के रूप में जाना जाता है। उद्यम के संचालन और लक्ष्यों में पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार परिक्षेप को शामिल करते हुए उद्यम का विकास करना ही इकोप्रेन्योरशिप कहलाता है। गिवन श्यूलर के अनुसार इकोप्रेन्योरशिप वह उद्यमी है जिसके व्यावसायिक प्रयास से न केवल लाभ के लिए बल्कि पर्यावरण की गुणवत्ता के लिए भी संचालित होते हैं। इकोप्रेन्योरशिप का मतलब बेटा सिंपल सी बात है कि आप कोई इंडस्ट्री शुरू करें, कोई उद्यम शुरू करें, लेकिन जो पर्यावरण है इस पर्यावरण के हितों का ध्यान जरूर रखें, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएं किसी भी तरीके से। आप उसको इकोप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप जो इकोनॉमी पर आधारित है कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अन्य महत्वपूर्ण शब्द है, उद्यमिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? 18वीं शताब्दी में रिचर्ड कैंटिलॉन के द्वारा। प्रोफेसर उदय पारिक एवं मनोहर नाथ करनी के अनुसार उद्यमिता क्या है? उद्यमिता से आशय समाज में नए उपक्रम स्थापित करने की सामान्य प्रवृत्ति से है। हार्वर्ड जॉनसन के अनुसार उद्यमिता की 3 मूलभूत लक्षण कौन कौन से हैं? आविष्कार, नवाचार और अंगीकरण। ये कुछ अदर फैक्ट हैं, आप इनको ध्यान रखें। निरीक्षण एवं निर्देशन को किसने उद्यमिता की योग्यता माना है? जीएस मिल ने। उद्यमिता मिट्टी के ढेर को भी सोने में बदल सकती है, किसने कहा था? पीटर एफ ड्रकर ने। कास क्या है? कास ए फॉर नॉलेज ज्ञान, ए फॉर एटीट्यूड रुझान सोच, एस फॉर स्किल्स एवं एच फॉर हैबिट, ये है कास का फुल फॉर्म। आई होप कि ये उद्यमिता वाला लेक्चर आपको ठीक ठाक समझ में आएगा। हमने बस सिद्धांतों को छोड़ दिया है क्योंकि उतनी उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है। और प्लीज़ अगर आपको पसंद आया है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने बच्चों तक ये लेक्चर पहुंचेगा उतने बच्चों को वेलफेयर होगा और हमारा पर्पज़ यही है। अगर कुछ कमियां आपको लगी हैं तो वो भी आप ज़रूर बताएं। आपकी वैल्यूएबल फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं इसी उम्मीद के साथ, आप अगर मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं इसमें लिख नहीं पाया, @गौरव शर्मा MPPSC। आप टेलीग्राम पे जाइए, गौरव शर्मा GAURAVSHARMA, गौरव शर्मा MPPSC। अगर आप ये लगा देंगे तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे और यहाँ इस क्लास का PDF आपको मिल, ठीक है। तो बहुत मेहनत करके इस नए सब्जेक्ट को आपके सामने YouTube पर लेके आ रहे हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा हो, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे पढ़ना चाहते हैं, पीटी से, बोर्ड से, पीपीटी और बोर्ड का कॉम्बिनेशन आप मुझे बताइएगा। पहला लेक्चर वही रिस्क वाली क्षमता है, वही एंटरप्रेन्योर वाली कहानी है। या तो बहुत अच्छा जाएगा या बहुत बकवास जाएगा, इट्स डिपेंड ऑन यू। प्लीज़ आपके वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दें, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे टू एवरीवन।